हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे नायर AEN 70% सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, जो कि 5 मार्च 2023 को कंडक्ट कराया गया था। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को और फाइनेंशियल रूल सेक्शन के क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियोस में देखा था, जिसको आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल रूल के कुछ क्वेश्चंस और साथ में राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ ग्रुप बी रेलवे ऑफिसर कैन एक्सेप्ट अ गिफ्ट ऑफ अ वैल्यू अप टू डैश डैश ऑन ओकेजन ऑफ रिलीजियस फंक्शन from his near relatives having no official dealings with him without reporting to the government। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे यह क्वेश्चन जो है, यह डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल नंबर 13 से, जो कि गिफ्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे गिफ्ट का मतलब मैं आपको बता दूं सबसे पहले। तो गिफ्ट का मतलब होता है फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग और अदर सर्विसेज और एनी अदर पेक्यूनरी एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद इन गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी रेलवे सर्वेंट्स या मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली किसी भी तरह का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं अगर, तो इसके अलावा लेविश हॉस्पिटलिटी या फ्रिक्वेंट हॉस्पिटलिटी भी जो है तो एक तरह से गिफ्ट का पार्ट होता है। ठीक है, किसी ऑफ इंडस्ट्रीज से या किसी कॉमर्शियल फर्म से अगर कोई लेविश हॉस्पिटलिटी लेते हैं या फ्रिक्वेंट हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की जाती है उसके द्वारा, ठीक है, तो इसके अंदर इसको ऑफिशियल डीलिंग्स के अंदर माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस। ठीक है, मैंने बोला वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस, अगर कोई गिफ्ट रेलवे सर्वेंट्स को ऑफर करता है या रेलवे सर्वेंट्स उसको एक्सेप्ट करता है फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स दैट हैव नो ऑफिशियल डीलिंग्स विथ हिम। ठीक है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ गिफ्ट जो है, और क्लास ऑफ रेलवे सर्वेंट्स की बात करूंगा। ठीक है, सो दैट हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग्स विथ हिम विदाउट रिपोर्टिंग दिस टू गवर्नमेंट ही कैन एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा होता है तो इस केस में उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर वैल्यू ऑफ द गिफ्ट जो है 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो इस फॉर ग्रुप ए सर्वेंट्स, तो उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। इन केस वैल्यू ऑफ गिफ्ट 15,000 से ज़्यादा है, ठीक है, और 15,000 सो फॉर ग्रुप बी सर्वेंट्स, एंड इन सिमिलर 7,500 रुपीज़ से ज़्यादा है फॉर ग्रुप सी सर्वेंट्स, सो ही शैल मेक अ रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। ओके, or in any other case a railway servant shall not accept any gift without the sanction of the government if the value exceeds, for group A or group B there is the value of gift is 5,000 rupees, and for group C or group D the value of the gift is 2,000 rupees। ठीक है, तो इस ये मनी जो थी पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए 1,500 थी और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 500 रुपीज़ थी, जिसको बाद में करेक्ट किया गया है बाई RBE नंबर 30/2020 ऑन द डेट 6 मार्च 2022, और इसके लिए एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 139 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है बेसिकली
इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर करें तो इसका आंसर होगा 15,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए पूछा है वैल्यू। अगर यही ग्रुप ए के लिए पूछता तो इसका आंसर जो होता वह 25,000 रुपीज़ होता। ठीक है, और फॉर ग्रुप सी के लिए 7,500 रुपीज़ होता। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लीव ऑन average pay that can be encashed by a railway employee during entire service shall not exceed। देखिए, तो एलएपी का इनकैशमेंट रूल मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रेलवे एम्प्लॉयज़ जो है वह पूरी इंटायर सर्विस में मैक्सिमम 6 टाइम्स जो है तो इसको इनकैश करा सकता है, और एट अ टाइम जो है इनकैशमेंट वह 10 डेज का होगा। तो 10 × 6 दैट इज 60 डेज इज द राइट आंसर फॉर द इंटायर सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ से ऑफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल टू विच आर द फॉलोइंग स्टेट? गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 जो है वह तमिलनाडु स्टेट पर लागू नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 जो है पूरे भारत में एप्लीकेबल है, केवल तमिलनाडु को छोड़कर। अगर इसी पर बात करें थोड़ा सा कि राजभाषा के संबंध में अगर हम थोड़ा सा बात करें, तो वर्ष 1824 में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कलकत्ता में उदंत मार्तंड जुगल किशोर ने प्रकाशित करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है यहाँ पे। और सन 1833 में राजा रामपाल सिंह ने लंदन से हिंदुस्तान नामक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 पे आएंगे। विच कमिटी रिव्यूज द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोपगेशन ऑफ हिंदी इन एनी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट? हिंदी समीक्षा समिति, हिंदी प्रचार समिति, हिंदी प्रसार समिति, हिंदी सलाहकार समिति। तो इसका आंसर होगा हिंदी सलाहकार समिति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बेसिकली यह क्वेश्चन जो है वह राजभाषा से संबंधित कमिटीज़ को लेके है। ठीक है, तो जिसमें अगर हम बात करें तो केंद्रीय हिंदी समिति आती है जो शीर्षतम कमेटी है, सबसे बड़ी कमेटी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो है माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सदस्य के तौर पे गृह मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री और 6 अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, संयोजक तथा हिंदी के कुछ विद्वान, समाज सेवी और पत्रकार लोग होते हैं इसके सदस्य। ठीक है, इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? माननीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, और इसके सदस्य की बात करें अगर, तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा होते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष के तौर पे जो है तो गृह मंत्री द्वारा एक उपाध्यक्ष नामित किया जाता है। और कई मिनिस्ट्रीज या कई डिपार्टमेंट्स में, जैसे मैंने बताया आपको कि हिंदी के प्रोपगेशन के लिए या उसकी प्रगति के लिए कुछ कमिटीज़ को बनाया जाता है, जिसको हम हिंदी सलाहकार समिति बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं बेसिकली संबंधित मंत्रालय या विभाग के मंत्री महोदय होते हैं। ठीक है, और इनके सदस्य के तौर पे जो भी संबंधित मंत्री द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य या संसदीय समिति द्वारा नामित सदस्य होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनका उद्देश्य क्या होता है? केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति एवं संबंधित समस्याओं की समीक्षा करना व परामर्श देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे, चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 344 क्लॉज 1, आर्टिकल 344 क्लॉज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह प्रेसिडेंट्स के लिए बोलता है कि प्रेसिडेंट्स कैन अपॉइंट अ कमीशन on the using article 344 clause 1 of the constitutions. So using this article, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 7 जून 1955, 7 जून 1955 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बाल गंगाधर खेर एक कमीशन बनाया, ठीक है, फॉर मेकिंग अ सर्टेन रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिंदी। सो बीजी खेर कमीशन ने प्रेसिडेंट्स को अपना रिपोर्ट्स 31 जुलाई 1956 को दे दिया, ठीक है, और कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए इसके लिए, ठीक है, जैसे एवरी स्टूडेंट शुड बी गिवन नॉलेज ऑफ हिंदी टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, इस टाइप के कुछ रिकमेंडेशंस, समथिंग 12 रिकमेंडेशंस जो है उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में दिए, ठीक है। और उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशंस के रिकमेंडेशंस पर एक कमेटी का फॉर्म किया, ठीक है, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, और इसका फॉर्मेशन हुआ 1957 में। अच्छा, इस जो कमेटी है, जैसे मैंने बताया आपको, कमीशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है उसका फॉर्मेशन जो हुआ आर्टिकल 344 क्लॉज 1 के तहत हुआ, और इसी प्रकार आर्टिकल 344 क्लॉज 4 के तहत जो है इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि इससे रिलेटेड जो कमेटी है उसका फॉर्मेशन किस आर्टिकल के तहत हुआ है, तो यह है आर्टिकल 344 क्लॉज 4। और आप सभी को पता है कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सितंबर 1957 में इस कमेटीज का फॉर्मेशन हो गया, और इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ वह 16 नवंबर 1957 में हुआ, 16 नवंबर 1957। अच्छा, यह जो कमेटी है इसको चेयर कौन करेगा, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं इसके वह होम मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे दैट वाज मिस्टर गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो हमारे 1957 में उस टाइम पे होम मिनिस्टर श्री गोविंद बल्लभ पंत ने जो है तो इस रिपोर्ट को 8 फरवरी 1959 को प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट्स को, ठीक है, आफ्टर द डिटेल डिस्कशन इन 26 मीटिंग्स। और उन्होंने बेसिकली कमीशंस और कमेटी जो थी पार्लियामेंट की, उन दोनों की फाइंडिंग्स ये थी कि इंग्लिश को एज अ को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आफ्टर 26 जैन 1965 तक भी कंटिन्यू किया जाए, ठीक है, मीन्स आफ्टर 26 जनवरी 1965 इंग्लिश विल ऑल्सो सस्टेन एज द को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहीं पे हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के लिए जो है फर्स्ट है चेयरमैन ऑफ द कमेटी। और चेयरमैन ऑफ द कमेटी की बात करें अगर, तो उस टाइम जो होम मिनिस्टर होंगे वही चेयरमैन ऑफ द कमेटी होंगे। और 1957 में क्योंकि यह कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था और उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे हमारे वह मिस्टर गोविंद वल्लभ पंत थे, इसलिए गोविंद वल्लभ पंत इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which was the main language used for the official purpose of the Union of India up to the year 1965। देखिए
Which was the main language used for the official purpose of the Union of India up to the year 1965? There is the English. So option number B is the right answer. Which of the following language is not included in the 8th schedule of the Constitution of India, though it is the official language of some state of India? ठीक है, तो इंग्लिश को जो है तो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंक्लूड नहीं किया गया इन द 8th शेड्यूल, लेकिन यह कुछ स्टेट्स की जो है तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेंटिव गिवन टू अ रेलवे एम्प्लॉय फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन? कैश अवार्ड, लमसम अवार्ड, पर्सनल पे, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। तो यहाँ पे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाता, इसके अलावा बहुत सारा कैश अवार्ड और लमसम अवार्ड जो है तो प्रोवाइड किया जाता है और पर्सनल पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक्स इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट्स? तो लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार जो है इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई बुक आप टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट्स पर लिख रहे हैं हिंदी में तो इस केस में लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार जो है तो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग्स ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? तो जो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उसका जो मीटिंग होता है वह 1 in a 6 month होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ अ रेलवे एम्प्लॉय वर्किंग इन अ केरला वांट्स टू रिकॉर्ड अ नोट ऑन फाइल इन हिंदी, he should record the note in English or local language only? He can do so. He is required to furnish a translation of note in English. He is required to furnish a translation of note in local language. So, if a railway employee working in Kerala wants to record a note on file in Hindi, he can do so. Option number B is the right answer. Next question है, in which of the following case an employee shall not be deemed to be possess proficiency in Hindi? He has passed the matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination। बिल्कुल करेक्ट है। He has taken Hindi as an elective subject in passing the degree examination or any other examination equivalent to or higher than the degree examination. He declares himself to possess proficiency in Hindi in the form of Annex to Official Language Rules 1976. If he can speak Hindi fluently. No, only speaking is not a criteria or parameter. So option number D is the right answer. Okay. नेक्स्ट है, द मेडिकल फिटनेस कैटेगरी रिक्वायर्ड टू एसएससी ट्रैक मशीन इज A3। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ से क्या टेक्निकल सेक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिनको हम किसी अन्य वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। इसी पर मैं आपको राजभाषा नियम 1976 के अंदर जो है अगर वो पूछता है कि किसी भी देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, तो बेसिकली जो हमारा देश है उसको 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। तो बेसिकली का क्षेत्र में जितने भी हिंदी भाषी स्टेट हैं वो लगभग आते हैं, तो जिसके अंदर हम बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ठीक है, और साथ में यूनियन टेरिटरी की बात करें तो का क्षेत्र के अंदर 2 यूनियन टेरिटरी आती हैं, दैट इज दिल्ली और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और खा क्षेत्र के अंदर बात करें अगर तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। और यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो चंडीगढ़, ठीक है, दमन दीप, दादरा नगर हवेली। इसके अंदर भी 2 हमारी जो है तो यूनियन टेरिटरीज आती हैं, पहली चंडीगढ़ आती है और दूसरी दमन दीप दादरा नगर हवेली। ठीक है, दमन दीप दादरा नगर हवेली इसको मिला के एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है। इसके अलावा गा क्षेत्र की अगर बात करें तो का और खा क्षेत्र के अंदर जो स्टेट्स नहीं आते तमिलनाडु को छोड़कर,
वो गा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी यहाँ पे क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।